वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस के बाद वाईडीएससी। इंटरफेरेंस 11th क्लास का टॉपिक समझा था हम लोगों ने। हमने क्या मतलब निकाला था इंटरफेरेंस का कि भाई मान लीजिए कोई पॉइंट P है या कोई सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स S2 है। तो S1 से किसी सोर्स ने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, वो ट्रेवल करके पहुंचा। S2 से कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, वो ट्रेवल करके पहुंचा। तो P पॉइंट पर जो नेट इफेक्ट होगा वो इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। और ये केवल दो पॉइंट की बात नहीं है। मान लीजिए 10 सोर्स होते तो पहला सोर्स Y1, दूसरा सोर्स Y2, तीसरा सोर्स Y3, चौथा सोर्स Y4। ऐसे टोटल नंबर ऑफ नेट सोर्सेज जो निकल कर आते हैं वो आते Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 अप टू व्हाट Yn। तो हम ये कहते हैं इन दैट सिचुएशन कि नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड और नेट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट P विल बी द इंडिविजुअल सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल सोर्सेज। इसी इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया था? हमने इंटरफेरेंस नाम दिया था। इंटरफेरेंस पढ़ाते वक्त 11th क्लास में जो हमने सीखा था, इंटरफेरेंस के वक्त हमने एक बात सीखी थी कि भाई जब वेव ट्रेवल करके आ रही है तो वेव ट्रेवल करके आने का तरीका कैसा हो सकता है, थोड़ा देखना ध्यान से। भाई ये S1 पॉइंट है, ये S2 पॉइंट है, पॉइंट P है, यहां पर वेव पहुंची। तरीका ऑब्जर्व करना, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 2.5 साइकिल। एक तरीका ये हो सकता है। देखो यहां पर क्या, ये वेव का क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। ये वेव का क्रस्ट है, ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये आपके पास में ट्रफ है और ये ट्रफ है, यहां पर क्या है, क्रस्ट है। तो मुलाकात किसकी हुई? क्रस्ट से ट्रफ की, ट्रफ से क्रस्ट की, ट्रफ से क्रस्ट की, ट्रफ से क्रस्ट की और क्रस्ट से ट्रफ की। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ऐसा है, S1 ये रहा, मान लीजिए S2 ये रहा, पॉइंट P की हम बात करें, पॉइंट P ये रहा। तो इस केस में एक तरीका ये भी है, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। अब देखो ध्यान से, ये वेव का क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ट्रफ टू ट्रफ, क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, वापस से देखो, है ना। तो ये क्रस्ट टू क्रस्ट मुलाकात, ट्रफ टू ट्रफ मिल रहा है, क्रस्ट टू क्रस्ट मिल रहा है, बराबर। दो तरीके हो सकते हैं। तो समझना, ये मान लीजिए वेव है, पहली वेव ये रही, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। मान लो +2 है, -2 है, +2 है, -2 है। ये दूसरी वेव है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ट्रेवल करके आ रही है, ये 3 है, इसका मान लीजिए एम्पलीट्यूड 3 है। लेट द एम्पलीट्यूड इज 3। +3, -3, +3 और -3। अब देखो समझना बात क्या होगी। जब दोनों मिली, है ना, तो दोनों मिलने के बाद इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये +3 और +2, तो ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये ट्रफ और ये ट्रफ, वापस से क्रस्ट और ये वापस से क्रस्ट, ये ट्रफ और ये वापस से ट्रफ। तो हुआ क्या, फर्क क्या पड़ा भाई? क्रस्ट से क्रस्ट जब मिला, ट्रफ से ट्रफ जब मिला, तो 3 + 2, यहां पर रिजल्टेंट 5 हो गया, एम्पलीट्यूड और बढ़ के मिल गया, -5 हो गया, वापस रिजल्टेंट 5 हो गया और यहां पर रिजल्टेंट -5 हो गया। मतलब क्या हुआ, नेट एम्पलीट्यूड में इंक्रीमेंट आया, कंस्ट्रक्शन हुआ, एनर्जी ज्यादा इल्यूमिनेटेड फॉर्म में महसूस हुई, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो इंटरफेरेंस को समझते कैसे हैं? इंटरफेरेंस एक ऐसा तरीका होता है, जब दो वेव मिलती तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी जगह पर एनर्जी का अमाउंट बढ़ जाता है और किसी जगह पर कम हो जाता है। सर कम कैसे होगा? कम होने का सिंपल तरीका, ये +2 है, +3 है, तो +5 हो गया। अब इसका अगर ऐसा होता था, मान लो अगर ऐसा होता था, कैसा कि ये वेव है 1, 2 साइकिल, ये दूसरी वेव है आपके पास में,
इसका अपोजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझना, ये +2 है, ये -3 है, ये +3 है, ये -3 है, +3 है, -2 है, +2 है, -2। अब समझना स्टूडेंट्स, +2 -3 -1, +3 -2 +1, -1 +1, -1 +1। मतलब क्या हुआ, एनर्जी का डिक्रीमेंट आया। तो इंटरफेरेंस में होता है कि जहां से इंक्रीमेंट हो रहा है तो कहीं किसी पार्ट की एनर्जी दूसरे पार्ट में चेंज हो रही होती है या डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। ये इंटरफेरेंस जो है जिसमें एनर्जी का नेट मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, इसका एक स्पेशल केस और समझाता हूं। मान लो +2 +3 और +2 ही होता, तो +2 +2 कितना हो जाता, 4 हो जाता। +2 +2 कितना हो जाता, ये -4 हो जाता, ये आपके पास +4 हो जाता, ये -4 हो जाता। ठीक है, अगर ये 2 होता तो सिर्फ दोनों सेम होते तो। अच्छा, दोनों सेम होते तो यहां पर +2 -2 0 हो जाता। क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो हर जगह पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता, +2 -2 0, डॉट हो गया, -2 +2 0, फिर से +2 -2 0। तो क्या हो क्या गया, व्हाट हैपेंड, तो हुआ ऐसा कि यहां पे डॉट क्रिएट हो गया, एनर्जी लॉस हो गई, कंप्लीट डार्क हो गया, डार्क हो गया, यहां कंप्लीट ब्राइट हो गया। तो इंटरफेरेंस में ये बात भी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई पहला सोर्स जो है मान लो y1, वो है a1 sin ओमेगा t डिस्टर्बेंस, और y2 मान लो आपके पास कितना है, a2 sin ओमेगा t +5। ठीक है, y1 a1 a2 क्या है, तो a1 a2 एम्पलीट्यूड है। तो a1 a2 पहले 3 और 2 थे, मतलब क्या a1 a2 अलग अलग हो सकते हैं, और बाद में हमने सेम लेके देखे तो क्या हो सकते हैं, a1 a2 एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड में भी सेम और एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंट। तो रिजल्टेंट इफेक्ट जो निकाला जाता है, ऐसा जब पाया जाता है, देखो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, भाई एक साइकिल हुआ लैम्डा, दूसरा साइकिल हुआ 2 लैम्डा, तीसरा साइकिल हुआ 3 लैम्डा, लेकिन यहां हुआ एक साइकिल लैम्डा, दूसरा 2 लैम्डा, और हाफ साइकिल कितना है, बोले सर 2.5 लैम्डा। तो भाई 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, मतलब कितना आया, 5 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, तो यह आ गया पाथ का डिफरेंस। 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा मतलब लैम्डा बाय 2 आया। समझ भाई बात। अब लैम्डा बाय 2 आया है ना, तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि जब भी पाथ डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा बाय 2 हो, इफ n स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 अप टू दैट, या जब भी पाथ डिफरेंस 2n - 1 लैम्डा बाय 2 हो, इफ n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, तो पता क्या होता है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्रस्ट से ट्रफ की मुलाकात होती है, ट्रफ से ट्रफ की मुलाकात होती है, इस तरह से ये हो रहा होता है। ये क्वेश्चन कई बार महाराष्ट्र सीईटी में आ चुका है स्टूडेंट्स, मेनी टाइम इट वाज आस्क्ड इन महाराष्ट्र सीईटी। पाथ डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा बाय 2, पाथ डिफरेंस 2n - 1 लैम्डा बाय 2, ये कर यूज करोगे तो क्या करना, 0 से शुरू करना, लैम्डा बाय 2 1 1 रखा, 3 लैम्डा बाय 2 2 रखा, 5 लैम्डा बाय 2। तो इस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हम लोगों ने निकाल ली पाथ डिफरेंस की। हम 11th क्लास में ये भी सीख चुके थे कि फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस बताया जाता है। फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस बताया जाता है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा है ना, ये क्वेश्चन भी सीईटी में आ चुका है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीईटी मेनी टाइम्स, एक बार दो बार नहीं, उससे ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि भाई जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फेज डिफरेंस की कंडीशन निकालनी हो तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस करते हैं। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू कितना आ गया, चेक करना बच्चों, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस दो यूज कर सकते हो, 2n + 1 लैम्डा बाय 2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एक तो आ गया फेज डिफरेंस 2n + 1 पाई। और हम बात कर रहे हैं पाथ डिफरेंस के बारे में, डेल्टा x, फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस 2n - 1 लैम्डा बाय 2, 2n - 1 लैम्डा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये होता है 2n - 1 पाई। मतलब क्या हुआ भाई, ये अगर आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला तो आप n की वैल्यू 1 से शुरू 0 से शुरू कर सकते हो, और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको 1 से शुरू करना है ना।
तो यहां देखो 0 रखो पाए, फिर वापस 1 रखो, तो 2 इंटू 1 इंटू प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 पाए, n की वैल्यू 2 रखो, 2 टू जा 4 प्लस 1 5 पाए, 2 के बाद में 3 रख के देखो, 3 टू जा 6 7 पाए, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाए आ रहा है। तो कैसा आएगा, ये आएगा पाए, 3 पाए, 5 पाए, 7 पाए, 9 पाए, 11 पाए। तो जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ फेज डिफरेंस हो तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, बोलो भाई कौन सा इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमने क्या देखी थी, हमने देखी थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमने देखा था कि 2 सोर्स थे, दोनों क्या कर रहे थे, इमिट कर रहे थे, दोनों का क्या मिल रहा था, क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ। देखो ये देख कैसे, मान लो S1 है, मान लो S2 है, ये कोई पॉइंट P आपके पास अवेलेबल है, यहां से ऊपर पहुंचा, यहां से 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल। अच्छा, 1 साइकिल लैम्डा, 2 साइकिल 2 लैम्डा, 3 साइकिल 3 लैम्डा, 4 साइकिल 4 लैम्डा। तो बड़ा पाथ कौन सा है, बोले सिंपल सी बात है सर, बड़ा पाथ S2P, छोटा पाथ कौन सा है, S1P। तो 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, ये लैम्डा आ रहा है। तो बच्चों ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, हर बार जब n मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, जबकि n की वैल्यू आ जाए 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, है ना। तो जब इवन n के फॉर्म में लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आप देखो बच्चों, फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस कितना, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स कितना है आपके पास में, n लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2n पाई। तो फेज डिफरेंस जब भी इस तरह से हो, मतलब n की वैल्यू रख दो आप 1, फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई, 2 रखो 4 पाई, 3 रखो 6 पाई, 4 रखो 8 पाई, 5 रखो 10 पाई, 6 रखो 12 पाई, इस तरह से वैल्यूज निकल कर आ रही हो। देखिए स्टूडेंट, हमने बोला था आपको अभी कि पहला सोर्स S1, उसने y1 इक्वेशन इमिट की, मतलब y1 वेव इमिट की, इसको मैंने ले लिया a1 साइन ओमेगा t प्लस y1। दूसरे ने y2 इमिट की, दैट इज a2 साइन ओमेगा t प्लस y2। तो यहां पर a1 क्या है, तो एम्पलीट्यूड है, a2 क्या है, एम्पलीट्यूड है ना। तो रिजल्टेंट जो भी निकाला जाता है, इसका डिस्कशन हम लोग पूरा के पूरा डेरिवेशन कर चुके हैं कंप्लीट, है ना। उस डेरिवेशन में आपने और हमने सीखा था, ये 11th क्लास का पार्ट है जिसे हम डेरिवेशन कर भी चुके हैं। और हमने सेम टॉपिक पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जिसका नाम था कंपोजिशन ऑफ SHM। क्या नाम था, कंपोजिशन ऑफ SHM। तो भाई जब आप यहां पर रिजल्टेंट इक्वेशन निकालोगे, व्हेन यू विल फाइंड रिजल्टेंट इक्वेशन y नेट इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो y नेट जैसे लिखोगे आप, तो ये आ जाएगा a1 साइन ओमेगा t प्लस y1 प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस y2। अब क्या किया जाएगा, y नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, देखिए क्या होगा, जो नेट इक्वेशन बनती है वो बनती है r साइन ओमेगा t प्लस डेल। यहां पर r का मीनिंग क्या होता है, r का मीनिंग होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। यहां डेल्टा फाई का मीनिंग φ2 माइनस φ1 या φ1 माइनस φ2। फेज डिफरेंस कहा जा सकता है। तो फेज डिफरेंस निकालने का आसान तरीका है कि जो भी ये वैल्यू है, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए, तो आपको ये फेज डिफरेंस मिल जाता है, दैट इज गिवन इज φ2 माइनस φ1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब tan डेल मतलब एंगल की हम बात करें, तो a2 साइन φ2 प्लस a1 साइन φ1, a2 cos φ2 प्लस a1 cos φ1। अब थोड़ा समझने पे एक और ध्यान देना भाई, कई बार इक्वेशन जब दी जाती है तो φ1 0 लिया जाता है, φ2 5 लिया जाता है। अगर ऐसा हो गया φ1 0 हो गया, φ2 5 हो गया, तो हम क्या लिख पाएंगे, तो हम सीधे सीधे लिख पाएंगे r इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos फाई, और tan डेल लिख पाएंगे, देखो a2 साइन φ2 मतलब साइन φ2 मतलब साइन फाई, साइन φ1 मतलब 0, तो a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया tan डेल का वैल्यू।
हमने ये भी सीखा था और हम ये भी जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। तो सेम एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑल्सो। देखिए कैसे, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है ना, तो हम ये कह सकते हैं A1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, A2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। तो A1 स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, KI1, या A1 को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट के अंडर रूट I1। A2 को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट के अंडर रूट I2। R को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट के अंडर रूट IR, IR मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। देखो यहां पर क्या, R स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 कॉस डेल। सो R स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे आप, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट इंटेंसिटी, तो है ना, R स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे आप, तो R स्क्वायर को सिंपली लिख पाएंगे आप K R IR, है ना। कैसे सर, देखिए ध्यान से भाई, A1 स्क्वायर KI1 है, तो A2 स्क्वायर भी कितना होगा, KI2, तो R स्क्वायर भी कितना होगा, KIR। A1 स्क्वायर कितना, KI1, KI2 ट्वाइस A1 कितना होगा, तो अंडर रूट के अंडर रूट K1, अंडर रूट के अंडर रूट I2 cos phi, KIR KI1 KI2 टू अंडर रूट के K रूट I1 I2 cos phi। तो यहां से KIR, हर जगह से K कॉमन निकला, अंदर क्या बचा, I1 प्लस I2 ट्वाइस अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos phi। ठीक है, तो कैसे क्या कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई I1 प्लस I2 ट्वाइस अंडर रूट I2 cos phi। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर मान लीजिए फेज डिफरेंस की डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, फाई की डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जहां पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के रेशियोज निकाले जा सकते हैं, वो हम सारे के सारे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा, पहला पॉइंट ऐसा है कि फाई की वैल्यू 0 हो, तो हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू +1 होती है, जिसे हम मैक्सिमम कहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी R मैक्सिमम का स्क्वायर A1 स्क्वायर ट्वाइस A2 स्क्वायर ट्वाइस A2 A1 cos 0 +1 लिया तो क्या हो जाएगा, R मैक्सिमम का स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला बन के निकलता है, R मैक्सिमम इज गिवन एज A1 + A2। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, जब फाई की वैल्यू आपके पास में 90 डिग्री होती है। जब फाई 90 डिग्री होता है तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 cos 90 0 आया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। और तीसरा इंपॉर्टेंट केस, A1 की वैल्यू जब A2 के 180 डिग्री होता है, 180 जब हो तो cos 180 कितना होता है, तो cos 180 -1 होता है। जैसे क्या कहते हैं, मिनिमम कहते हैं मैक्सिमम कहते हैं, तो मिनिमम कहते हैं। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 cos 180 -1 आ जाएगा, -1 हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, cos 180 यहां से गायब हो जाएगा, तो R मिनिमम का जो वैल्यू आएगा दैट इज गिवन एज A1 - A2 का होल स्क्वायर। इससे कैंसिलेशन होगा तो मॉड A1 - A2 आएगा। ठीक है ना, तो हमने 3 एक्सप्रेशन देखे इसके, कौन कौन से देखे भाई, जब थीटा 0 हो जाता है तब कितना होता है, तो बोले सर जब फाई 0 होता है तो R मैक्स होता है, और R मैक्स का वैल्यू होता है A1 + A2। फाई जब 90 डिग्री होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और फाई जब 180 डिग्री होता है सो R मिनिमम तब होता है मॉड A1 - मॉड A2। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि भाई A1 का मॉड A2 के जब इक्वल हो जाए तो क्या होता है, तो इसको ऐसा समझिएगा, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ट्वाइस A × A cos phi। जब आप सॉल्व करते हैं 2A स्क्वायर कॉमन निकलता है, 1 + cos phi आता है। cos phi को क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर
5/2, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, cos 2a 5/2, ये निकलकर आपके पास आंसर आता है। अब इसके केस देख लेते हैं इंटेंसिटी के। जब phi 0 था तो cos 0 +1 है, +1 है मतलब मैक्सिमम है स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम को क्या लिख पाएंगे आप, √i1 स्क्वायर √i2 स्क्वायर एंड 2 √i1 2 √i2। इसका पूरा मैक्सिमम वैल्यू देखो, √i1 + √i2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। phi 90 कर दो, cos 90 कर दो, cos 90 0 कर दो, i1 + i2 ट्वाइस √i1 i2, cos 90 मतलब 0। सो IR की वैल्यू आपके पास आएगी i1 + i2, phi 180 cos 180 -1। तो वापस से जब आप सॉल्व करोगे तो i मिनिमम जो मिलेगा आपको, वो सॉल्व करने पर √i1 √i2 का होल स्क्वायर मिलने वाला है। तो देखो कई बार क्या होता है, कई बार आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के रेशियो पूछे जाएंगे, जो अभी हम सॉल्व भी करने वाले हैं, आप देखेंगे I max अपॉन I min। तो आपको सिंपली लिखना है √i1 + √i2 अपॉन √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। कई बार आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के रेशियो पूछे जाएंगे, R max अपॉन R min। R max अपॉन R min जब पूछे जाएंगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सीधा सीधा mod A1 + mod A2 mod A1 माइनस mod A2। ठीक है, तो कई बार आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दी जाएगी और आपको I1 I2 पूछा जाएगा। कई बार ऐसा होगा I1 I2 गिवन होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछेगा। कई बार एम्पलीट्यूड देगा, इंटेंसिटी के बारे में बात करेगा। और कई बार वो ऐसा बोलेगा स्लिट विड्थ का रेशियो गिवन है। स्लिट विड्थ का रेशियो मतलब सर क्या, भाई मान लो जहां से लाइट ट्रेवल करके आ रही है, समझना, मान लो ये सोर्स है, सोर्स से लाइट ट्रेवल करके आ रही है, तो भाई कहीं ना कहीं होल से ट्रेवल करके आएगी ना। अब सोचो इसकी स्लिट की विड्थ का रेशियो दिया हुआ है, मतलब इंटेंसिटी रेशियो गिवन है। क्या गिवन है, इंटेंसिटी रेशियो गिवन है। तो चलो एक बार समराइज करते हैं और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं जो सीईटी में आए हुए क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं इंटरफेरेंस बेस्ड प्रीवियस ईयर महाराष्ट्र सीईटी के कुछ क्वेश्चंस और कुछ अदर एग्जाम के भी क्वेश्चंस। देखिए पहले प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के बारे में बात कर चुके हैं। हमने ये कहा था कि y1 + y2 का रिजल्टेंट बढ़ जाता है, तो ना, तो दो पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पर y1 + y2 रिजल्टेंट बढ़ भी सकता है और हो सकता है रिजल्टेंट क्रस्ट ट्रफ जब मिले, क्रस्ट मिले और ट्रफ मिले, वापस से जब क्रस्ट मिले और ट्रफ मिले तो रिजल्टेंट कम भी हो जाता है। ये हम चर्चा कर चुके थे। हम लोगों ने ये भी देखा था कि भाई फेज क्या होता है, फेज के साथ साथ हमने फेज डिफरेंस निकालना सीखा था, phi2 - phi1 कैसे निकाला जाए। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन भी हम कर चुके थे कंप्लीट। फिर हमने देखा था कि पहली इक्वेशन हमारे पास में y1 = a1 sin ωt, दूसरी इक्वेशन y2 = a2 sin ωt + phi हो, जहां पर a1 और a2 क्या है, तो फिर एम्पलीट्यूड्स है। तब उस केस में रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन जहां मैंने r से बताया था वो यहाँ पर a से बताया गया है, √a1² + a2² ट्वाइस a1 a2 cos phi। तीनों केस देखे थे हम लोगों ने, है ना। अब ऐसे केस में कई बार क्या होता है कि भाई एक इक्वेशन साइन में देता है, एक इक्वेशन कॉस में देता है, तो आपको दोनों इक्वेशन किस में कन्वर्ट करनी होती है, दोनों इक्वेशन या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो यहां पर sin ωt cos ωt है, तो cos ωt को आप क्या लिख सकते हैं, sin ωt + 90 डिग्री, इस टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो फेज डिफरेंस कितने का आएगा, तो फेज डिफरेंस आएगा ωt + 90 - ωt, ωt + 90 - ωt, मतलब कितना आया, सिंपल सी बात बोली जाए 90 डिग्री फेज डिफरेंस आया। रिजल्टेंट एक्सप्रेशन इंटेंसिटी का ये आपके सामने बताया गया था। उसके बाद में हम बात करें, हमने डिफरेंट केसेस देखे इसके। अब यहां एक वर्ड यूज किया जाता है कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। भाई दो लाइट वेव्स हो या कोई दूसरी वेव्स भी हो, है ना, तो जिनका वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम फेज हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, जब अगर ऐसा होता है तो ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहा जाता है। वापस सुनिएगा, रिपीट कर रहा हूं, दो सोर्स को कोहेरेंट कब कहा जाएगा, जब सेम फेज हो, सेम फेज नहीं, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, फेज डिफरेंस या तो 0 हो या कांस्टेंट हो समय के साथ में, तब उसे कोहेरेंट सोर्स नाम दिया जाता है। देखिए पहला सीईटी का क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है आपको 4:3, आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बात की, टू वेव्स आर नॉट कोहेरेंट इफ इट इज देन इट इज ऑब्टेन्ड
अगर दो वेव्स कोहेरेंट नहीं होती है तो किस तरह का पैटर्न ऑब्टेन होता है? अभी मैंने बताया था आपको कि कोहेरेंट वेव सोर्स से फायदा क्या होता है, तो पैटर्न स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। क्या मिलता है? स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। पर अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है? जब नॉन कोहेरेंट सोर्स होते हैं तो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होता है। यहां पर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होता है। नो इंटरफेरेंस तो गलत ही है, डिफ्यूज इंटरफेरेंस और डिमिनिश्ड इंटरफेरेंस। तो डिफ्यूज्ड इंटरफेरेंस बोला जाएगा, ना कि डिमिनिश्ड इंटरफेरेंस बोला जाएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग बोर्ड पे करने वाले हैं। दो वेव है ना, जो इनकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी आपको निकाल के बताना है। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखिए स्टूडेंट, यहां पर रेशियो गिवन है आपको A1/A2 और 4:3 गिवन है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालना है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं ना क्या होता है? √I1 + √I2 अपॉन मिनिमम का √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। और मैंने ऐसा अभी भी आपको समझाया था, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो जब भी ऐसा लिखा जाए, है ना, कि इंटेंसिटी ऐसा दे रखा हो रूट में, तो रूट के फॉर्मेट से आप इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, तो देखो स्क्वायर करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? A² = K टाइम्स ऑफ I आ जाएगा। इसे ऐसा लिखा जा सकता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी √I1 + √I2 √I1 - √I2। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इसे एम्पलीट्यूड के टर्म में एक्सप्रेस करें। वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के टर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाए? तो देखो ये भी आपको मैं सिखा चुका हूं, अभी मैंने डिस्कस भी किया था। क्या किया था? कि R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम। ठीक है, आप जानते हैं ना क्या होता है? तो A1 + A2 A1 - A2। अब अगर मान लीजिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो मैक्सिमम R मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन R मिनिमम का स्क्वायर, ये आ जाएगा A1 + A2 अपॉन कितना? A1 - A2 का स्क्वायर। अच्छा, इसे क्या लिख सकते हैं? I मैक्सिमम, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी होता है, इसे लिख सकते हैं आप I मिनिमम। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में? ये आ जाएगा A1 + A2 डिवाइड बाई A1 - A2 का होल स्क्वायर। आइए, अब हमें A1/A2 दे रखा है, तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम, इसका रेशियो निकालने का तरीका देखो क्या होगा। यहां पर A1/A2 है, तो A1 कॉमन निकाल लिया, A2 कॉमन निकाल लिया, तो A1/A2 + 1। ठीक है, टोटल का होल स्क्वायर आगे रहने दीजिए। इसमें से भी A2 कॉमन निकाला, तो A1/A2 - 1, A2 कैंसिल, सो I मैक्स अपॉन I मीन क्या हो चुका है? A1/A2 + 1 डिवाइड बाय A1/A2 - 1 इसका होल स्क्वायर, सो I मैक्स अपॉन I मीन दैट विल बिकम A1/A2 मतलब 4/3 + 1, 4/3 - 1 इसका पूरा होल स्क्वायर। तो ये आ गया 7/3 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब 49:1 इसका आंसर होता है। अब 49:1 आंसर दिया जा सकता है। अब आइए देखिए, I1 I2 दे रखा है, तो आप और हम जानते हैं I मैक्स और I मीन का रेशियो क्या होता है? √I1 √I2 √I1 - √I2 इसका पूरा होल स्क्वायर, ये होता है रेशियो ऑफ I मैक्स टू द I मीन। ऐसी स्थिति में क्या बोला जाएगा? हमें I1/I2 दे रखा है, तो I1/I2 गिवन है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? यहां से मैं √I2 कॉमन निकाल सकता हूं, √I2 यहां से भी कॉमन निकाल सकता हूं। इसका फर्क देखो क्या पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा, √I2 कॉमन निकाला तो ये हो गया √I1 अपॉन √I2, I1 अपॉन I2, वापस से हो जाएगा आपके पास √I1 अपॉन I2। ये है आपके पास +1 -1, इस टोटल का होल स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। √I2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कैंसिल होने के बाद में आप √I2 बाहर निकाल चुके हैं, तो I1/I2 की वैल्यू 100/1 दे रखी है, तो आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपको 10:1 मिल जाएगा। तो I मैक्स अपॉन I मीन। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा ये आ गया 10 + 1 अपॉन 10 - 1, 11 अपॉन 9 का होल स्क्वायर, 121/81 इसका आंसर होता है, 121/81। देखो बच्चों, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, है ना, दोनों क्वेश्चन की देखे। अब देखो दोनों क्वेश्चन देखने के बाद में एक क्वेश्चन ये भी देखो आप, अगर एम्पलीट्यूड
जो इंटरफेरिंग वेव्स है आपस में अगर इक्वल नहीं होता है तो डार्क पॉइंट फॉर्म इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल हैव इंटेंसिटी। अच्छा, डार्क पॉइंट का मतलब क्या होता है? डार्क पॉइंट का मतलब होता है, देखो ध्यान से सुनना, मैक्सिमा, मिनिमा, ब्राइट और डार्क। ब्राइट और डार्क, ब्राइट का सीधा हिंदी में मतलब चमकीला, डार्क का मतलब सीधा सा काला, बराबर। अब ब्राइट का मिनिमा, ये समझाता हूं मतलब क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैंने बताया था कि मान लो ये +3 है और ये मान लो -2 है, तो बोलो +3 -2 कितना होगा? तो +3 और -2 तो +1 होगा ना। तो भाई ना तो +3 है ना -2 है, +1 है, डिक्रीमेंट आया है ना, बिल्कुल आया है। लेकिन अगर मान लो यहां +3 होता था फर्स्ट पे, +3 और नीचे -3 होता था, ये +3 होता था नीचे -3 होता था, ये +3 होता था और नीचे -3 होता था, तो +3 -3 +3 -3 +3 -3 0 0 0 आंसर आता था। तो एक तो क्या हुआ, डिक्रीमेंट आया, डिक्रीमेंट भी कैसा आया, डायरेक्ट 0 हो गया, तो ये हो गया परफेक्ट डार्क। क्या बोलते हैं इसे? परफेक्ट डार्क, जब एम्पलीट्यूड 0 हो जाए। लेकिन अगर परफेक्ट डार्क नहीं, इसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड कम हुआ है लेकिन 0 नहीं हुआ है। तो आ जाओ, देखो ध्यान से, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स आर नॉट इक्वल, भाई इक्वल नहीं है तो परफेक्ट 0 नहीं हो सकता। तो द डार्क पॉइंट फॉर्म इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल हैव इंटेंसिटी लेस, सेम, 0 और मोर। मोर तो नहीं हो सकता, सेम नहीं रह सकता, 0 की बात ही नहीं कर रहे हम, तो लेस आंसर बचा इसका। आइए ये देखिएगा ध्यान से, कोहेरेंट नहीं होता है तो स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है, डिफ्यूज इंटरफेरेंस मिलता है, डिमिनिश नहीं मिलता है ना। अब आप कई बच्चे ये भी सोचते हैं भाई सर के डिमिनिश मतलब क्या होता है? डिमिनिश मतलब छोटा इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब पहले 10 सेंटीमीटर में बन रहा था तो अब 3 सेंटीमीटर में बनेगा, लेकिन इंटरफेरेंस वैसा ही रहेगा। वैसा नहीं होता, ये डिफ्यूज्ड पैटर्न मिलता है, दिस इज ऑब्टेन डिफ्यूज्ड पैटर्न। देखो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पढ़ी थी, फेज डिफरेंस की और पाथ डिफरेंस की। देखो इस पे क्वेश्चन सीईटी में आया हुआ है, फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से होता है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें वापस से, तो 2004 में भी देखो वापस से, तो फेज डिफरेंस वापस से पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से दिया जा सकता है। अब मिनिमम इंटेंसिटी फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस कितना होता है? तो 2n-1 पाई होता है। मतलब क्यों सर, ऐसा क्यों? भाई n की वैल्यू 0 रखो यहां पर, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा? देखो यहां पर n की वैल्यू 0 रखो, n की वैल्यू 0 रखा है तो 2 × 0 तो -पाई। एक्चुअलिटी में जब माइनस होता है तो आपको +1 से शुरू करने की जरूरत होती है, तो +1 रखो, +1 रखा तो 2 × 1 -1 तो 1 पाई आ गया, 2 रखो 4 - 1 3 पाई आ गया, 3 रखो 3 2 5 5 - 1 कितना हो गया आपके पास में 6 - 1 5 पाई आ गया। तो ऑड मल्टीपल होता है, ये अभी हमने देखा। अब देखो क्या बोला गया है यहां पर एक और क्वेश्चन है, द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट a point is bright if the path difference between the two beams arrive is। तो ब्राइट कब मिलता है ना, तो ब्राइट तब मिलता है, पाथ डिफरेंस की बात बोले तो देखो बोर्ड पर आओ, ये स्क्रीन पे आओ, देखो ब्राइट कब मिलता है। सर बोले ब्राइट तब मिलता है जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा हो या इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 हो, ठीक है ना। तो इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 हो, तो देखो इवन मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि वेवलेंथ का हाफ होना चाहिए था। एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ये आएगा n लैम्डा या 2n λ/2, तो n लैम्डा यहां पर सही आंसर है। इसलिए हम ये बोलेंगे अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आंसर आएगा, इवन मल्टीपल की बात होती तो λ/2 होना चाहिए था। अब देखो क्या बोला गया, डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज 11 λ/4, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी गिवन बाय, तो भाई फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।